जी, कैट 6 आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। ये हाइब्रिड वाले भाई, अगर मेरी आवाज आप तक सही पहुंच रही है तो हाथ उठा दीजिए जरा, शाबाश। लेक्चर नंबर 27 हमारा। आज जो कंसेप्ट स्टडी करने जा रहे हैं हम, चैप्टर कौन सा है हमारा? सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। पैसा कहां से इकट्ठा कर सकते हैं। अभी तक हमने कितने सोर्सेज पढ़ लिए? मेजर सोर्सेज 2 पढ़ लिए, एक इक्विटी और एक डेट। अब हम स्टडी कर रहे हैं इस्लामिक फाइनेंसिंग, ठीक है, क्योंकि आपको पता है डेट फाइनेंसिंग में जो ज्यादातर ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं वो इंटरेस्ट बेस्ड है। बैंक लोन भी इंटरेस्ट बेस्ड है, बॉन्ड्स डिबेंचर वगैरह अगर आप उस ऑप्शन की तरफ जाते वो भी इंटरेस्ट बेस्ड है, जो कि इंटरेस्ट जो है वो आपको पता है इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं है। इसीलिए इस्लामिक फाइनेंसिंग थोड़ी डिफरेंट होगी। तो इस्लामिक फाइनेंसिंग ऑप्शन स्टडी करेंगे आज, क्या क्या हमारे पास अवेलेबल है, और फिर कुछ अदर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, कुछ छोटे मोटे दूसरे सोर्सेज, छोटे मोटे तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन कुछ दूसरी इनफॉर्मल कह लीजिए, इनफॉर्मल ऑप्शंस भी अवेलेबल है। ये दो कंसेप्ट हमने आज स्टडी करना है, इस्लामिक फाइनेंसिंग और अदर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। इसके बाद लास्ट एक छोटा सा कंसेप्ट रह जाएगा, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, वो छोटा कंसेप्ट है, वो टाइम मिला तो आज के लेक्चर में कर लेंगे। वैसे आज के लेक्चर में मुझे नहीं लगता टाइम मिलेगा, वरना कल के लेक्चर में इसको हम डिस्कस करेंगे, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को। आज के लेक्चर में हम क्या डिस्कस कर, क्या सीखने जा रहे हैं आज के लेक्चर में? इस्लामिक सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग और दूसरी चीज अदर सोर्सेज, इनफॉर्मल कुछ सोर्सेज है। ये कंसेप्ट्स आपको आईकैप की बुक में कहां से मिलेंगे? सेक्शन 4 एंड सेक्शन 5। अच्छा, आईकैप की बुक से आपने सिर्फ रीडिंग करनी है, कंसेप्ट अंडरस्टैंड करना, याद नहीं करना। ठीक है, याद करने के लिए जो आपको नोट्स मिलेंगे आपने उससे याद करना है। ठीक है, ये सिर्फ रीडिंग के लिए। तो आईकैप की बुक में जाएंगे आप चैप्टर नंबर 11 पे, और उसमें सेक्शन 4 और सेक्शन 5 ये आपने आज के लेक्चर के बाद रीड करना है। सेक्शन 4 में डिस्कस हुआ इस्लामिक फाइनेंसिंग, सेक्शन 5 में डिस्कस हुआ अदर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। लेकिन इसकी तरफ चलने से पहले एक अहम चीज तो रह गई, क्या भला? प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या स्टडी किया था? डेट के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में हमारे छोटे छोटे बहुत से कंसेप्ट थे, याद है आपको? तो हमने कंसेप्ट्स का ओवरव्यू तो लिया था, लेकिन आपको बताया था अक्सर उस डेट वाले पोर्शन में अक्सर जगहों पे वो कभी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस डिस्कस करता है और कभी कंपैरिजन डिस्कस करता है। और मैंने एक प्रीवियस लेक्चर में आपसे कहा था कि मैं फोकस करूंगा कंसेप्ट्स के ऊपर। कंसेप्ट हमने डिस्कस कर लिए, फिर मैंने कहा था कंसेप्ट क्लियर हो, एडवांटेज डिसएडवांटेज भी रीड करेंगे पता चल जाएंगे आपको, कंपैरिजन भी रीड करेंगे पता चल जाए। कितने स्टूडेंट्स ने एडवांटेज डिसएडवांटेजेस का टेबल या कंपैरिजन का टेबल पढ़ा? 8 9 10 आपने पढ़ा? मेरे में समझ आई? आपको समझ आ गई? सारी आपको समझ आ गई? आपको समझ आई? पढ़े नहीं, पूरा यकीन था, पूरा यकीन था कि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स नहीं पढ़ेंगे। लेकिन बाहर चलें, अब ऐसा करते हैं कि चूंकि मैंने तो आपको एक एक कंसेप्ट पढ़ाना है ना, ये तो नहीं कह सकता कि घर से पढ़ाइएगा, कोई प्रॉब्लम हुई तो पूछ लीजिएगा। ना आपने पढ़ना है ना प्रॉब्लम होनी है, तो हर चीज जो है उसको हमने क्लास में डिस्कस भी करना है, इसीलिए मैं वो डिस्कस करवा रहा हूं। इसका फायदा पता है क्या होगा? जो स्टूडेंट रीड करके आए हैं, जो कि कम है, रीड उनकी तो हो जाएगी क्विक रिवीजन, और जो रीड करके नहीं आए, ठीक है, वो साथ साथ सीख लेंगे। सबसे पहले एडवांटेज डिसएडवांटेज डेट फाइनेंसिंग। डेट फाइनेंसिंग के क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज है बताइए? किसके साथ कंपैरिजन करके हमें एडवांटेज और डिसएडवांटेज बता रहा है? इक्विटी के साथ। डेट का इक्विटी के साथ होता है ना, कहता है डेट के एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताएं। सिखा रहा हूं आपके डेट के एडवांटेज और डिसएडवांटेज, लेकिन अगर एग्जाम में इक्विटी के पूछ लिया एडवांटेज डिसएडवांटेज, क्या वो लिख सकते हैं? थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, रट्टे के साथ। हाँ बिल्कुल, जो इसके एडवांटेजेस होंगे वो हो सकता है आज इट इज नहीं, थोड़ा सोच के उसके इक्विटी के डिसएडवांटेज बन जाए, और जो इसके डिसएडवांटेजेस है उसके एडवांटेज बन जाए। बाहर हम इक्विटी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन कर रहे हैं, सॉरी डेट के पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कशन कर रहे हैं। स्टार्ट करें जी। एडवांटेज एंड वाले भाई, क्या आपको नजर आ रहा है क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ है? नो क्या मतलब? नहीं समझ। अच्छा ये लिखा नो हुआ, ठीक है, नो रिस्क ऑफ वेरिएशन इन, बिल्कुल ठीक है। चले स्टार्ट करते हैं। पढ़ रहे हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस डेट फाइनेंस, इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से है और कंपनी के पॉइंट, क्योंकि डेट में दो पार्टीज है ना, लोन लेने वाला, लोन देने वाला। जो लोन दे रहा है
इन्वेस्टर जो लोन ले रहा है, कंपनी इन्वेस्टर जो लोन दे, उसके लिए क्या फायदा और नुकसान है? कहता है नो रिस्क ऑफ वेरिएशन इन इनकम, मतलब फिक्स इंटरेस्ट मिलना है, कोई टेंशन ही नहीं, कंपनी डूब दिया डूबे, प्रॉफिट होता है, हो कोरोना आता है आए, हमें क्या टेंशन है, हमें तो इंटरेस्ट मिलता रहेगा, फिक्स, नो वेरिएशन। फिर लिक्विडेटर इन केस ऑफ नॉन पेमेंट, अगर कंपनी पेमेंट नहीं करती तो भाई अपॉइंट करेंगे। आपको पता है हमेशा आपने कैप 7 कंपनी लॉ में पढ़ेंगे आप कि अगर किसी कंपनी ने किसी पार्टी को पेमेंट करनी हो, पेमेंट ना करे और वो पार्टी, वो लेंडर कमीशन के पास ऑर्डर वाइंडिंग ऑफ ऑर्डर इशू कर देते हैं, कोर्ट वाइंडिंग ऑफ ऑर्डर इशू कर देता है। लिक्विडेटर पता है ना, लिक्विडेटर आके क्या करता है भला? कंपनी को सारी बंद करता है, सारे एसेट्स बेच के कहता है क्रेडिटर को ये लो पैसे, है कि नहीं फायदा? लेकिन जो शेयर होल्डर है वो ऐसे नहीं कर सकता। सिक्योर्ड, अक्सर डेट्स सिक्योर्ड होते हैं, यानी फर्ज कीजिए कंपनी ये कहती है मैं पैसे देना तो चाहते हो, ठीक है, लेकिन अभी हमारी सेल नहीं हो रही, कैश नहीं है, अगर तो क्या करें? सिक्योरिटी रखी होती है ना। सिक्योर्ड का मतलब पहले लोन देते हुए सिक्योरिटी रखी जाएगी। हम कहते हैं कोई टेंशन ही नहीं, आपने सिक्योरिटी के तो हमारे पास जो चीजें रखवाई हुई हैं उनको बेच देते हैं। सिक्योर्ड डेट सिक्योर्ड होता है। इक्विटी में ये ऑप्शन नहीं है कि कोई शेयर होल्डर जो है वो अपनी मर्जी से, अगर उसको डिविडेंड पे नहीं होता तो वो एसेट्स को बेच दे, ऐसा नहीं है, वो डायरेक्टर का डिसीजन होता है डिविडेंड देना कि नहीं देना। हायर रैंकिंग ऑफ पेमेंट ऑन लिक्विडेशन, अगर कंपनी वाइंड अप होती है, एक होंगे शेयर होल्डर, एक होंगे डेट होल्डर, पहले किसकी बारी आएगी? है कि नहीं फायदा? नुकसान क्या है? नो वोटिंग राइट्स। ये कंपनी के डेट होल्डर कंपनी के ओनर नहीं है, कंपनी की मीटिंग में जाके पार्टिसिपेट डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते, इनको वोटिंग राइट्स कोई नहीं होते। लिमिटेड पेमेंट्स इन हाई प्रॉफिट, अच्छा यहां पे कह रहा था नो रिस्क ऑफ वेरिएशन कि फिक्स है, जब कंपनी की प्रॉफिट या इनकम या सेल कम हो रही हो ना तो फिक्स्ड इनकम फायदा बन जाती है, लेकिन अगर कंपनी की सेल, कंपनी के प्रॉफिट बढ़ रहे हो तो फिर फिक्स्ड इनकम क्या होती है? नुकसान हो जाती है ना। फिर तो वो ये देखेगा, जैसे अगर कंपनी को नुकसान हो रहा हो, एम्प्लॉय क्या कहते हैं? सर कोई बात नहीं, हमें सैलरी ना दे, ऐसे कहते हैं? नहीं, बल्कि एम्प्लॉय शुक्र करते हैं, क्या हमें तो हमारी फिक्स मिल गई। कंपेयर करवा रहा हूं, वैसे तो इंटरेस्ट का कंसेप्ट है लेकिन सैलरी के साथ। लेकिन अगर प्रॉफिट बढ़ रहे हो तो फिर एम्प्लॉयज क्या कहते हैं? हाँ हमें थोड़ी सैलरी मिल रही है, हड़ताल कर देते हैं, ठीक है, वही चीज फिर फिक्स एडवांटेज हो जाती है। तो ये लिमिटेड पेमेंट इन हाई प्रॉफिट, ये बात समझ आ गई कि इनको तो फिक्स ही रहेगी ना, लिमिटेड का मतलब फिक्स। हाई रिस्क इफ अनसिक्योर्ड, अगर डेट अनसिक्योर्ड है, जो कि हो सकता है, होना चाहिए नहीं, हो सकता है ना। भाईजान से मैंने कहा भाईजान जरा 10,000 रुपए मुझे उधार तो दे दो, अब इनकी मर्जी है, चाहे मेरे से जमानत के तौर पे कोई चीज रखवाएं चाहे ना रखवाएं। तो डेट सिक्योर्ड भी हो सकता है, अनसिक्योर्ड भी हो सकता है। अगर सिक्योर्ड है तो फायदा है, और अगर अनसिक्योर्ड है तो नुकसान है, क्योंकि रिस्क ऑफ डिफॉल्ट बढ़ जाएगा। भाई एडवांटेजेस क्लियर हुए। इन्वेस्टर अब किसके लिए पढ़ने? कंपनी के लिए। चीपर एज टैक्स डिडक्टेबल, क्या कहना चाह रहा है? इंटरेस्ट पे करेंगे तो टैक्स डिडक्शन अलाउड होगी, डिविडेंड पे करेंगे उसमें नहीं अलाउ होती। ये तो हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल में भी कंसेप्ट सीख लिया था। ये एक बड़ी वजह है कि कॉस्ट ऑफ डेट नॉर्मली कम होता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी ज्यादा होती है। उसकी एक बड़ी वजह क्या है? टैक्स डिडक्टेबल होना। नो वोटिंग राइट्स, फायदा है कंपनी के लिए, क्या पैसा आ जाएगा, लेकिन जो बंदा पैसा दे रहा है वो हमारे बिजनेस में इंटरफेयर नहीं करेगा, वो हमारे बिजनेस में इंटरफेयर नहीं करेगा, ठीक है। फर्ज कीजिए कॉलेज के लिए पैसा चाहिए, किसी इन्वेस्टर को ऐड करते हैं, अगर तो डेट लिया हुआ ना तो वो कहेगा भाई मेरे को कोई टेंशन नहीं है, मेरे को मेरा शेयर फिक्स मिलता रहे। लेकिन अगर इक्विटी ली है तो फिर वोटिंग राइट है, तो वो आके कहेगा हाँ जी मैंने तो अपने पैसे रिकवर करवाने हैं, आप एक दिन में कितने 3 सेशन पढ़, नहीं 3 क्लास, नहीं 5 पढ़ाया करें, ताकि ज्यादा वोटिंग राइट डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व हो जाएगा ना। तो इसीलिए कंपनी के लिए फायदा है क्या, अगर डेट उठाए ना तो बिजनेस की डिसीजन मेकिंग में उस बंदे को इन्वॉल्व नहीं करना पड़ता।
लिमिटेड पेमेंट इन हाई प्रॉफिट, ये तो भी बात पड़े, लेकिन ये तो डिसएडवांटेज नहीं था। यस, कंपनी के लिए तो एडवांटेज है ना। लो इश्यूएंस कॉस्ट, शेयर्स की निस्बत डेट इशू करना, हासिल करना आसान है। अगर आपने पढ़ा हुआ है, जो कि नहीं पढ़ा होगा मेरा हाल है, कंपनी लॉ का टॉपिक पढ़ा, जिन सोर्स से पढ़ा होगा उनको अंदाजा होगा कि जब शेयर्स इशू करने होते हैं ना, तो लॉ की लंबी चौड़ी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, प्रॉस्पेक्टस, कमीशन से अप्रूवल वगैरह वगैरह। लेकिन अगर डेट लेने जाना है तो बैंक के पास जाते हैं, 2-3 मीटिंग्स होती हैं और एग्रीमेंट साइन हो जाता है। तो डेट की कॉस्ट, इशुएंस कॉस्ट कम होती है। डिसएडवांटेज क्या है? सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी पड़ती है। ओके, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। पेमेंट इवन इन लॉस और लो प्रॉफिट, कंपनी लॉस में क्यों ना पेमेंट करनी पड़े, डिविडेंड में तो ऐसा नहीं होता ना, लॉस हो या प्रॉफिट कम हो तो डिविडेंड की पेमेंट नहीं करनी होती। लिक्विडेटर इन केस ऑफ नॉन पेमेंट, ये तो एडवांटेज नहीं था। कंपनी के अगर पैसे ना दिए तो आगे क्रेडिटर कंपनी बंद करवा देगा। हायर रैंकिंग ऑफ पेमेंट ऑन लिक्विडेशन, के शेयर होल्डर्स को नीचे रखेंगे, उनकी बारी बाद में आएगी, लेकिन ये एडवांटेज नहीं था, वो कंपनी के, वो इन्वेस्टर के लिए एडवांटेज था, कंपनी के लिए तो डिसएडवांटेज है। फर्दर बोरिंग पावर्स रिड्यूस्ड, यानी जितनी सिक्योरिटी है उतनी बोरिंग कर, जैसे जैसे बोरिंग करते जाएंगे ना, आपकी मजीद बोरिंग पावर कम होती जाएगी, क्योंकि आपके पास जमानत के तौर पे, सिक्योरिटी के तौर पे देने के लिए एसेट्स नहीं है। हाई गियरिंग, गियरिंग क्या होती है? गियरिंग आपको बताया था मैंने, ये एक टेक्निकल टर्म है फाइनेंस की। गियरिंग का मतलब क्या होता है? डेट लेवल, आपने कितना डेट उठाया। हाई गियरिंग हाई रिस्क, लो गियरिंग लो। और ऐसी कंपनी अगर जो दुनिया, पाकिस्तान में खास तौर पे कुछ कंपनीज हैं जिन्होंने 1 रुपया भी लोन नहीं लिया हुआ, 100% इक्विटी फाइनेंस, ऐसी कंपनीज को हम क्या कहते हैं? अनगियर्ड। अनगियर्ड, क्लियर हो गया? ये हाई गियरिंग है तो रिस्क भी हाई होगा डिफॉल्ट का। एडवांटेज डेट फाइनेंस, क्लियर? आगे चलें, नेक्स्ट। एडवांटेज ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड। ये जीरो कूपन बॉन्ड क्या होता है? अगर भाई लेक्चर लिया था प्रीवियस हफ्ते वाला लेक्चर, जीरो कूपन बॉन्ड क्या होता है? जिसपे इंटरेस्ट ना हो। तो कौन पागल होगा जो ऐसा बॉन्ड खरीदेगा जिसपे इंटरेस्ट ही नहीं है? हाँ हाँ, जो रिटर्न मिलता है ना, वो इंटरेस्ट की शक्ल में नहीं मिलता, वो कैपिटल एप्रिसिएशन की शक्ल में मिलता है। यानी अगर 100 रुपीज का बॉन्ड है ना, 3 साल बाद 100 रुपीज पे रिडीम होगा। अगर वो जीरो कूपन बॉन्ड है और आज इश्यू करते हुए से 100 रुपीज पे ही इश्यू किया जाए, दुनिया का कोई इन्वेस्टर नहीं खरीदेगा। 100 पे खरीद के 3 साल बाद भी 100 पे बेचना है और दरमियान में मिलना भी कुछ नहीं है, रहने दो। लेकिन अगर वो 100 का रिडीम होना है, लेकिन इश्यू हो रहा है एट डिस्काउंट, इश्यू हो रहा है तो फिर हम खरीदने के बारे में सोचेंगे। अगर आज हमें 70 रुपए का मिल रहा है और वो कहते हैं 3 साल बाद 100 रुपए का रिडीम, हम कहेंगे ठीक है, हमारा खाता है, हमें ले लो जीरो कूपन बॉन्ड, ठीक है। और अगर ये डिस्काउंट रेट ज्यादा होता है तो उसे क्या कहते थे? डीप डिस्काउंट बॉन्ड, बिल्कुल डीप डिस्काउंट। कहता है जीरो कूपन बॉन्ड का फायदा क्या है? अच्छा, अब उसने नहीं बताया, नोट कीजिए, नहीं बताया इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, हालांकि उसे अच्छी लर्निंग को सामने रखते हुए से बताना चाहिए था, वरना हम कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये वाला फायदा इन्वेस्टर के लिए है कि कंपनी। उसने पता क्या मिक्स किया होगा इस तरह के क्वेश्चन में, जहां पे इन्वेस्टर और कंपनी का एडवांटेज पर्सपेक्टिव अलग-अलग नहीं ना करता, वहां पे इकट्ठा। तो आपको खुद सोचना पड़ेगा कि ये उस फायदे में आ रहा है पॉइंट, तो ये फायदा किसका है? कभी फायदा ये कंपनी का होगा, कभी इन्वेस्टर का होगा। पहला फायदा, नो नीड टू रीपे कैश टिल मैच्योरिटी डेट, ज्यादातर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा कि एक पैसे ले लिए, अब 3 साल तक 1 रुपया भी पे नहीं करना, सारे के सारे इकट्ठे एंड पे पे करने। नो नीड टू रीपे कैश टिल मैच्योरिटी डेट। मैच्योरिटी डेट पता क्या होती है? मैच्योरिटी डेट क्या होती है? जब रिडीम करना। मैच्योरिटी वैल्यू क्या होती है? जिस वैल्यू पे रिडीम करना। क्लियर होती है ये बात? रिडेम्पशन प्राइस इज नोन,
So better planning to repay bond at maturity. Redemption price is known, मतलब रिडेम्पशन प्राइस क्या है? मैच्योरिटी वैल्यू पता है। 3 साल बाद 100 रुपया देना है एक बॉन्ड के लिहाज से, तो बेहतर प्लानिंग की जा सकती है। कैसे? कि हम हर महीने कितने पैसे जोड़ें कि 3 साल बाद ओके। ठीक है, आपने शायद अकाउंटिंग में कभी टर्म पढ़ी हो, सिंकिंग फंड। सिंकिंग फंड पढ़ी है? सिंकिंग वो क्रिएट होता है इसीलिए कि आपने 3 साल 5 साल बाद कोई लायबिलिटी पे करनी है ना, थोड़े थोड़े पैसे जमा करने शुरू करते हैं। ठीक है, थोड़े थोड़े पैसे जमा करना शुरू। तो कहते हैं चूंकि आपको पता है रिडेम्पशन प्राइस के 3 साल बाद आपने किस प्राइस पे पैसे वापस करने हैं, तो आप प्लानिंग कर सकते हैं कि हर महीने या हर साल कितने पैसे जोड़ते रहे, 3 साल बाद सारा पे कर देंगे। एडवांटेज है जीरो कूपन बॉन्ड के। डिसएडवांटेज क्या है? नॉट अट्रैक्टिव फॉर इन्वेस्टर्स अनलेस रेट ऑफ डिस्काउंट इज हाई। असल में ना जीरो कूपन बॉन्ड वो इन्वेस्टर खरीदता है जो तगड़ा होता है, जिसके घर में दाना पानी मौजूद है। उसे पता है 3 साल तक मेरे दूसरे रेंटल इनकम आ रही है, मेरे पास दूसरे सैलरी आ रही है, दूसरे सोर्सेज ऑफ इनकम है, मेरा सेटअप डिस्टर्ब नहीं होगा, वो जीरो कूपन बॉन्ड की तरफ जाएगा। लेकिन ऐसा इन्वेस्टर जो ये इन्वेस्टमेंट इस पर्पज के लिए करना चाहता है कि मुझे साथ साथ इनकम मिलती रहे, वो जीरो कूपन बॉन्ड नहीं खरीदेगा। आपके ख्याल में अगर एक इन्वेस्टर है, सैलरीड पर्सन है, 60 साल की उम्र में रिटायर हुआ, गवर्नमेंट ने उसे 20 लाख रुपया दिया ग्रेचुटी वगैरह, जीरो कूपन बॉन्ड खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। इससे क्यों? क्योंकि उसने अपना सेटअप चलाना है। ठीक है, लेकिन जो बड़ा इन्वेस्टर वो खरीद सकता है। यही बता रहा है कि ये इन्वेस्टर के लिए नॉर्मली अट्रैक्टिव नहीं होता, क्योंकि साथ कंटिन्यूस सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता। अनलेस रेट ऑफ डिस्काउंट इज, हाँ अगर रेट ऑफ डिस्काउंट हाई ऑफर कर दे फिर उसके लिए अट्रैक्टिव होगा। फिर उसके लिए फिर सुटेबल ओनली फॉर दोज इन्वेस्टर्स हु आर रेडी टू सैक्रिफाइस पीरियोडिक, ये यही बात। ठीक है, जो कि पीरियोडिक रिटर्न को सैक्रिफाइस करना चाहते हैं, जो कि करीब का नुकसान करना चाहते हैं दूर का फायदा हासिल करने के लिए। ठीक है, 3 साल के बाद बड़ा फायदा मिलेगा, उसके लिए पीरियोडिक रिटर्न सैक्रिफाइस उनके लिए सूटेबल है, वरना सूटेबल नहीं होगा। और इफ इन्वेस्टर नीड्स मनी बैक बिफोर मैच्योरिटी ही विल हैव टू सेल। अगर उसे मैच्योरिटी डेट से पहले पैसे चाहिए, वो कंपनी को वापस नहीं कर सकता, रिडीम नहीं कर सकता, सेल कर सकता है। बैंक लोन में ये बात होती है, एग्रीमेंट में लिखा होता है। अगर आप कभी जब आर्टिकल में जाएंगे ना किसी बैंक ऑडिट करने के लिए, तो उसमें लोन एग्रीमेंट पढ़ेंगे, उसमें बैंक ने लाइन लिखवाई होती है कि मेरी मर्जी होगी, अगर आपने मेरी कंडीशंस के ऊपर अमल ना किया तो मैं आपसे जिस वक्त चाहूं सारे के सारे पैसे मांग सकता हूं। ठीक है, नॉर्मली अपने आप को सिक्योर करने के लिए लैंडर्स ने एग्रीमेंट में ये कंडीशन रखी होती है, लेकिन जीरो कूपन बॉन्ड में ये ऑप्शन नहीं होगी। अगर पहले पैसे चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? बेचने का मतलब है किसी और मुर्गे को तलाश करना पड़ेगा कि भाई मैंने जीरो कूपन बॉन्ड खरीदा था 2 साल के लिए, अब 1.5 साल हो गया, 6 महीने रह गया, बराए मेहरबानी, कंपनी को तो वापस नहीं कर सकता। भाई 6 महीने की बात है, तेरे पास पैसे पड़े, ले ले मेरे से जीरो कूपन बॉन्ड। सेल का मतलब, सेल में और रिडीम में फर्क समझ आ रहा है? जीरो कूपन बॉन्ड क्लियर? कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। जैसे लेक्चर के स्टार्ट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड में भी कोई नहीं होगी। चलो ठीक। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल बॉन्ड्स क्या होते हैं ये? हाँ जी सोए भाई, जी मेरे भाई आप बताइए। जो शेयर में कन्वर्ट हो जाए यार, ऐसे कन्वर्टेबल बॉन्ड का मतलब ऐसे बॉन्ड्स जिन पे ऑप्शन होती है। कब? मैच्योरिटी डेट पे। मैच्योरिटी डेट पे ऑप्शन होगी। क्या ऑप्शन होगी? क्या ऑप्शन होगी? इसीलिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती आपको। कोई सोए हुए हैं, कोई और कामों में मगन है। क्या प्रॉब्लम होगी? कि क्या ऑप्शन क्या होगी? कन्वर्ट किया जाए। अच्छा मुझे बताइए, ये लाजमी होगा कि बॉन्ड कन्वर्ट होगा कि ऑप्शन होगी? ऑप्शन होगी। चाहे तो कन्वर्ट करवाओ, चाहे तो ना। अब 5 साल का कन्वर्टेबल बॉन्ड है, 3 साल बाद मैं शेयर्स में कन्वर्ट करवाना चाहता हूं, करवा सकता हूं? नहीं करवा सकता। 5 साल बाद ही करवा।
कन्वर्टेबल बॉन्ड है, 5 साल बाद मैं ये फैसला करता हूं, नहीं नहीं शेयर की प्राइस डाउन है, मुझे नहीं चाहिए शेयर, मुझे तो मेरे पैसे वापस चाहिए, क्या पैसे वापस ले सकता हूं? ये ऑप्शन का मतलब यही है। अब क्या बता रहा है, कह रहा है देखो एडवांटेज डिसएडवांटेजेस क्या है, और ये कंसेप्ट अच्छा है। कैसे बोला? इन्वेस्टर और कंपनीज का पर्सपेक्टिव उसने डिफरेंट डिस्कस किया। इन्वेस्टर्स के लिए क्या एडवांटेज है? इन्वेस्टर कैन गेट कंट्रोल ऑफ कंपनी। कैसे? बॉन्ड्स में तो कंट्रोल नहीं होता, जब कन्वर्जन कर लेगा उस वक्त कंट्रोल करना चाहता है। असल में कन्वर्टेबल बॉन्ड जो होते हैं ना, एक चीज ध्यान में रखिएगा, जो बंदा भी बिजनेस शुरू करता है ना, वो ये चाहता है कंट्रोल सारा उसका रहे। ठीक है, कंट्रोल सारा उसका। बाज़ औक़ात वो प्रॉफिट के ऊपर थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज कर लेते हैं, लेकिन कंट्रोल के ऊपर नहीं करते। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है, जैसे हमने पढ़ा है कि जैसे जैसे कंपनी डेट लेती जाती है ना, उसकी मजीद बोरिंग पावर कम हो जाती है, तो फिर एक लेवल ऐसा आता है जब बैंक रिफ्यूज कर देते हैं। बैंक कहते हैं कि हम आपको मजीद लोन नहीं देंगे क्योंकि ऑलरेडी आप बहुत ज्यादा लोन हासिल कर चुके हैं, हाई गियरिंग की वजह से रिस्क अब हाई हो गया है और आपके पास सिक्योरिटी भी कम हो गई है, मजीद लोन नहीं दे सकते। और करंटली अब चूंकि मजीद लोन नहीं है, और करंटली ये जो ओनर है, ये किसी को कंपनी का मालिक भी नहीं बनाना चाहता, ओनरशिप शेयर भी नहीं करना चाहता। इसके लिए फिर एक ही ऑप्शन बचती है, क्या? इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए कन्वर्टेबल बॉन्ड। यानी इशू तो बेसिकली बॉन्ड करेगा, लेकिन लालच दिखा रहा होगा इन्वेस्टर को, क्या? कि 5 साल के बाद तुम भी कंपनी के मालिक बन जाओगे। ठीक है, 5 साल बाद तुम भी, यानी अब जब बचना मुमकिन ही नहीं है तो कम से कम चीजों को डिले तो किया जा सकता है। तो यही स्ट्रेटजी है पीछे कन्वर्टेबल बॉन्ड के, कि जब किसी को अब डेट मिल नहीं रहा, किसी को मालिक बनाना तो है ही है, तो चलो कोई बात नहीं, इसको डिले कर लें, बजाय शेयर इशू करने के कन्वर्टेबल बॉन्ड इशू कर दे। कन्वर्टेबल बॉन्ड की कहानी समझ आ गई? अच्छा मुझे बताइए, कन्वर्टेबल बॉन्ड हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल में भी पढ़ा था, उसमें सबसे अहम चीज क्या पड़ी थी? कि मैच्योरिटी वैल्यू हमने कौन सी लेनी है? हायर ऑफ विच वैल्यू? हायर ऑफ रिडेम्पशन प्राइस या हायर ऑफ कन्वर्जन वैल्यू? कन्वर्जन वैल्यू। कन्वर्जन वैल्यू क्या थी? मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर जो के कन्वर्ट होने से मिलेंगे हमें। शाबाश। हायर ऑफ रिडेम्पशन प्राइस या कन्वर्ट, ये लिख लें, रिडेम्पशन प्राइस और कन्वर्जन वैल्यू दोनों में फर्क पता होना चाहिए। कंट्रोल क्लियर? इन्वेस्टर कैन इवैल्यूएट एंड चूज वेदर और नॉट टू गो फॉर कन्वर्जन। रिडेम्पशन डेट आएगी, इन्वेस्टर की मर्जी है, वो हिसाब किताब करेगा, कैलकुलेशन मारेगा आपने कि भाई मैं शेयर में कन्वर्ट कराऊं तो मेरे को ज्यादा फायदा है, या कि मैं रिडेम्पशन रिडीम कर लूं तो ज्यादा फायदा है। ठीक है, इस कैलकुलेशन करते हुए सबसे अहम चीज क्या होगी भला? कि मैं रिडीम करवाऊं कि कन्वर्ट करवाऊं? सबसे अहम इंफॉर्मेशन क्या होगी इस डिसीजन में? मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर। शाबाश। पॉसिबिलिटी ऑफ हायर गेन इन द लॉन्ग रन। शॉर्ट रन में यानी जब तक तो वो बॉन्ड ही रहेगा ना, तब तक तो फिक्स ही है इंटरेस्ट, लेकिन 5 साल के बाद लॉन्ग रन में पॉसिबिलिटी है हायर गेन की, कि जब वो कन्वर्ट कर लेगा शेयर में, जब हाई प्रॉफिट हुआ करेंगे तो हाई। डन? दिस फ्यूचर डिविडेंड आर नॉट टेकन इनटू अकाउंट इन कैलकुलेशन। जब आप ये कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, अच्छा हालांकि मैंने आपसे एक सवाल पूछा कि जिस वक्त ये कन्वर्जन, जरा सोचिएगा थोड़ा, जिस वक्त ये कन्वर्जन या रिडेम्पशन का डिसीजन कर रहा होगा, कौन सी ऑप्शन सिलेक्ट कर लूं, तो किस चीज को कंसीडर करेगा? आपने कहा मार्केट वैल्यू, जो सोच है, हालांकि क्या उस शेयर पे जो फ्यूचर में डिविडेंड मिलेंगे उसको भी कंसीडर करना चाहिए था कि नहीं? लेकिन वो आपने नहीं बताया। आपने कहा सर जब आसान तरीन मार्केट वैल्यू सामने मौजूद है तो डिविडेंड की तरफ जाने की क्या जरूरत? हालांकि फ्यूचर के डिविडेंड को भी कंसीडर करना चाहिए था, फ्यूचर के डिविडेंड को भी सही, लेकिन वो नॉर्मली नहीं, डिटेल इन्वेस्टर डिटेल कैलकुलेशन पे नहीं जाता। हाँ मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा था,
क्या वाला इन्होंने कहा कि सर जब हमने ये कहा कि जब वो ऑप्शन सिलेक्ट कर रहा होगा दोनों में से रिडीम करवाऊं के कन्वर्ट करवाऊं, मार्केट वैल्यू उस वक्त कंसीडर करेगा शेयर की उस दिन की मार्केट वैल्यू क्या है। तो शेयर की उस दिन की मार्केट वैल्यू फ्यूचर के डिविडेंड की बेस पे ही तो कैलकुलेट हुई होगी। ये अच्छा, हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल का चैप्टर में यही सिखा के गया है कि जो डिविडेंड की प्राइस है वो फ्यूचर के डिविडेंड को ही प्रेजेंट वैल्यू होती है। होना यही चाहिए, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, हमेशा ऐसा नहीं होता। मुझे एक चीज छोटी सी बताइए, इन्वेस्टर बन के सोचना है, फाइनेंशियल बन के सोचना है, पॉलिटिशियन बन के नहीं सोचना। फर्ज कीजिए आज हमारे पास नेस्ले के शेयर्स हैं, हमने कहा बड़ी अच्छी कंपनी है, फ्यूचर में ग्रोथ है उसकी, डिविडेंड प्रॉफिट भी ठीक है, हमने कैलकुलेशन मारी, हमने कहा ये भैया ये 15,000 रुपए का शेयर बनता है इसका, और आज कंट्री में पॉलिटिकल अनरेस्ट हो जाए, मार्शल लॉ लग जाए, गवर्नमेंट गिर जाए, कोई और इशू हो जाए, बताइए फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज पे असर पड़ता है कि नहीं पड़ता? वो जो थे तर्जुमान जो थे, जब हुकूमत चेंज हुई थी तो उन्होंने दो चीजें कही थी। क्या चीज? एक ये चीज क्या थी, प्राइसेस कम हुई है शायद, और दूसरा क्या कहा था, स्टॉक एक्सचेंज ऊपर गई है। तो पॉलिटिकल फैक्टर स्टॉक, अच्छा अब अगर स्टॉक एक्सचेंज गिरती है तो स्टॉक एक्सचेंज गिरने का असर मतलब पता क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज में जितनी कंपनीज है उनकी शेयर प्राइस गिर गई है। स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग तो वही है, बिल्डिंग थोड़ी गिरती है, वो तो शेयर्स गिरते हैं, शेयर की प्राइस गिरती है। तो अब देखें, फ्यूचर तो कंपनी भी वही, डायरेक्टर भी वही, बिजनेस भी वही, फ्यूचर की प्रोजेक्शन भी वही, लेकिन प्राइस एक दिन के अंदर चेंज हो गई। तो याद रखिए, सिखाया क्या आपको इस एग्जांपल से, सिखाया ये किसी भी शेयर की जो आज की मार्केट वैल्यू है ना, वो फ्यूचर के डिविडेंड की प्रेजेंट वैल्यू होनी चाहिए, लेकिन हमेशा ऐसा हो लाजमी नहीं है। बाज़ औकात कुछ दूसरे फैक्टर्स की वजह से शेयर प्राइस आर्जी तौर पे ऊंच नीच हो जाती है, और ये आर्जी तौर पे ऊंच नीच होती है ना जो, यही वो टाइम होता है जिसमें हमारा स्टॉक एक्सचेंज इन्वेस्टर फायदा उठाता है। आपको पता है स्टॉक एक्सचेंज में दुआ कर रहे होते हैं, स्टॉक एक्सचेंज गिरे गिरे गिरे, क्यों? उन्हें पता है गिरेगी, प्राइस कम होगी, हम शेयर उठाएंगे, रिकवरी होगी तो फायदा होगा। भाई क्लियर हो गया फ्यूचर डिविडेंड का? आगे चलें, कंपनीज के लिए क्या एडवांटेज है, सूटेबल व्हेन करंट शेयर प्राइस आर डिप्रेस्ड। अगर करंटली प्राइस, शेयर की प्राइस कम है तो कंपनी को शेयर इशू करना चाहिए, इशू करना चाहिए, नहीं इशू करना चाहिए, अच्छे वक्त का इंतजार करना चाहिए। आपके बावजूद की प्रॉपर्टी है, अब कंट्री में कोरोना के दिनों में प्रॉपर्टी की वैल्यू कम हो गई, तो अब आप क्या कहेंगे कि अच्छा अब इस प्रॉपर्टी को बेच देते हैं? नहीं, कोई रैशनल इन्वेस्टर ऐसा नहीं करेगा। वो क्या करेगा, आप कोई अल्टरनेट सोर्स की तरफ जाएंगे। तो अगर कंपनी के शेयर की प्राइस कम है, क्या शेयर खरीदेंगे आप, सॉरी शेयर इशू करेंगे पैसे इकट्ठा करने के लिए, क्या किसी दूसरे ऑप्शन क्या है, कन्वर्टिबल बॉन्ड। इंटरेस्ट इज टैक्स डिडक्टेबल, इंटरेस्ट भाई ये छोटा फायदा थोड़ी है, ये अच्छा। फिक्स्ड इंटरेस्ट पेमेंट इंस्टेड ऑफ डिविडेंड, लेकिन ये दोनों फायदे ना हमेशा के लिए नहीं है, सिर्फ उस वक्त नहीं जब तक कन्वर्जन नहीं होती। डिलेड इक्विटी, इक्विटी में कन्वर्ट जरूर होगा लेकिन डिलेड, इसका मतलब क्या है, अर्निंग पर शेयर नॉट रिड्यूस्ड इमीडिएटली, फौरी तौर पे अर्निंग पर शेयर रिड्यूस नहीं होती। अर्निंग पर शेयर पता है क्या है, अर्निंग मतलब प्रॉफिट, पर शेयर का मतलब एक शेयर पे। अगर एक कंपनी का प्रॉफिट हुआ 1 लाख, उसके शेयर्स हैं 50,000, तो उसकी अर्निंग पर शेयर कितनी हुई, अर्निंग पर, और कोई नहीं बोलेगा अर्निंग पर शेयर कितनी हुई। मल्टीटास्किंग कर रहे हैं भाई, सामने लाइव लेक्चर भी ले रहे हैं और यूट्यूब वाला लेक्चर भी ले रहे हैं, मोबाइल, अच्छा पीडीएफ, बेहतरीन, शाबाश। तो बताइए फिर अर्निंग पर शेयर कितनी हुई, डिवाइड कर देंगे, तो करके बताओ ना, ये तो मुझे ही पता डिवाइड कर देंगे, किसको किससे डिवाइड करेंगे, अच्छा ऊपर क्या रखेंगे, मैं खुद भी बात कर कंफ्यूज हो, जब कोई मुझसे पूछता है ना किसको किससे डिवाइड करना है, तो ऊपर क्या रखेंगे, ऊपर अर्निंग यानी प्रॉफिट, और नीचे शेयर प्राइस में नंबर ऑफ शेयर, अर्निंग
पर शेयर है, पर शेयर है, पर रुपये नहीं है, पर शेयर। ठीक है, वो रिटर्न ऑन इक्विटी होती है जिसमें हम उसको अमाउंट से डिवाइड करते हैं, शेयर प्राइस से। भाई ये बात समझ आती है? डिलेड इक्विटी, इक्विटी 5 साल बाद कन्वर्ट होगा, और अर्निंग पर शेयर अभी रिड्यूस नहीं, क्यों? क्योंकि अभी वो शेयर में कन्वर्ट, जब कन्वर्जन होगी जरा सोच के बताइए, जब ये पार्टी कन्वर्ट करेगी कन्वर्टेबल बॉन्ड को शेयर में, अर्निंग पर शेयर का क्या इफेक्ट आएगा? कम हो जाएगी। क्यों? शाबाश, ये आपने अर्निंग पर शेयर की कैलकुलेशन सीखी हुई है FR2 में, FR1 में। डायलूटेड अर्निंग पर शेयर क्या होती है पता है? वाह, ठीक है, बस उसमें कन्वर्टेबल बॉन्ड आते थे यार। तो फिर तो आपने कन्वर्टेबल बॉन्ड पढ़ा होगा, तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? अच्छा इधर भी है, तो इधर दोबारा पढ़ाऊं मैं? ये एज्यूम ना करूं कि आपने पहले पढ़ा हुआ है। अच्छा पढ़ा हुआ भूल गया, कोई बात नहीं। डिसएडवांटेजेस कन्वर्टेबल बॉन्ड के किसके लिए? रिडक्शन इन कंट्रोल ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दूसरे लोग को ओनर बिठाना पड़ता है, ओनर बनाना पड़ता है, ओनर की सीट पे बिठाना पड़ता है। रिडक्शन इन ईपीएस ऑन कन्वर्जन, हाई गियरिंग बिफोर कन्वर्जन, कन्वर्जन से पहले हाई गियरिंग, कन्वर्जन के बाद लो गियरिंग। लेकिन कन्वर्जन के बाद और भी प्रॉब्लम आ जाती है, क्या? उस दूसरे बंदों को ओनर बनाना पड़ता, डिसीजन मेकिंग में उनको शामिल करना पड़ता है। क्लियर कन्वर्टेबल बॉन्ड के एडवांटेज डिसएडवांटेजेस? कोई एक पॉइंट भी ऐसा जो समझ में ना आया हो? अच्छा आई कैप की बुक जब आप रीड करेंगे ना, उसमें 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा लिखे हुए हैं, किसी काम के नहीं। वो होते हैं जो ऑलरेडी कंसेप्ट बन रहे होते हैं ना, उनको भी कंफ्यूज कर देते हैं। उनको आपने छोड़ देना है, रीड करना है। आपको समझ नहीं आएगी, समझ क्यों नहीं आएगी? मैंने पढ़ाया नहीं होगा, पढ़ाया क्यों नहीं होगा? वो फारिग है, उसको एक्सक्लूड कर देना। ठीक है, आपको एग्जाम में इंशाल्लाह जितने मार्क्स के साथ क्वेश्चन आएगा वो सारा मटेरियल सफिशिएंट होगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। और बात कुछ पॉइंट रिपीट भी हो रहे होते हैं, जब आप नोट करेंगे ना, पढ़ेंगे आई कैप की बुक को, उसमें कुछ पॉइंट्स रिपीट भी हो। क्या पूछ रहे थे? यही पूछ रहे थे ना, जो पॉइंट सर ने नहीं लिखवाया हुआ, अगर वही आई कैप पूछ ले तो क्या? यही नहीं यही था। पढ़ना चाहे तो मतलब याद करना चाहे उसको कर भी सकते, मैं मना नहीं, लेकिन अभी फिलहाल नहीं करना, क्योंकि जब कंसेप्ट बिल्ड हो रहे हो ना, तब बड़ी एहतियात की जरूरत होती है। तब कम्प्लेक्स चीजें इधर उधर की वो चीजें हम इंक्लूड नहीं कर सकते। तो फॉर द टाइमिंग इनको पेंडिंग कर दें, अगर कोई एक्स्ट्रा पॉइंट आपको रीडिंग में नजर आता है, ठीक है, वो फिर बाद में हम कवर कर लेंगे। बैंक लोन में लोन स्टॉक क्या होता है? बैंक लोन तो पता है मुझे, बैंक से लोन लेंगे, बैंक लोन स्टॉक क्या होता है? हाँ, लोन उसमें 3-4 ऑप्शन बताए थे। उन्होंने कहा डिबेंचर भी लोन स्टॉक है, बॉन्ड भी लोन स्टॉक है, कमर्शियल पेपर भी लोन स्टॉक है, एक और क्या? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट भी लोन स्टॉक है। सर्टिफिकेट डिपॉजिट नहीं था लोन स्टॉक में भाई, ट्रेजरी बिल भी था, कमर्शियल पेपर था, बॉन्ड था, डिबेंचर्स थे, लोन नोट्स। लेकिन इन शॉर्ट सबको हम एक ही कंसेप्चुअली समझने के लिए एक ही चीज लेके चलते हैं, क्या? बॉन्ड्स है, लोन स्टॉक या बॉन्ड, एक ही चीज है। फर्क क्या दोनों में? फ्लेक्सिबिलिटी, बैंक लोन के साथ टर्म्स वेरी की जा सकती हैं, एक मीटिंग बैंक एग्जीक्यूटिव के साथ रिक्वायर्ड होती है, जो रीजनल मैनेजर है उसके साथ बैठ के एक मीटिंग करेंगे, टर्म्स चेंज हो सकते हैं। लेकिन एक दफा बॉन्ड इशू कर दिया, जनरल पब्लिक को इशू कर दिया, अब क्या 10,000 लोगों के पास अगर बॉन्ड्स है तो उनके साथ बैठ के मीटिंग करेंगे टर्म्स चेंज करवाने के लिए? नहीं, बॉन्ड्स की टर्म्स फिक्स होती है। समझ रहे ना बॉन्ड किसको कह रहे हैं? पहले बैंक लोन और बॉन्ड की नेचर अगर क्लियर नहीं है ना, तो फर्क नहीं समझ आएगा। ये बॉन्ड्स वो हैं जो हमने, ये भी लोन है और ये भी लोन है, ये वो लोन है जो बैंक से उठाया है, ये वो जो जनरल पब्लिक से उठाया है, और जनरल पब्लिक को बदले में हमने बॉन्ड इशू किए हुए। फ्लेक्सिबिलिटी समझ आ गए? कौन सा लोन ज्यादा फ्लेक्सिबल है? बैंक लोन। दूसरा कॉन्फिडेंशियलिटी, इसमें हमें सारी इंफॉर्मेशन सिर्फ बैंक के साथ शेयर करनी पड़ती है, कंपनी की एसेट्स कितने हैं वगैरह वगैरह। और लोन स्टॉक में जनरल पब्लिक, इसमें ओनली नहीं आना चाहिए था, हाँ ओनली नहीं आना चाहिए था, वो मैं काट दूंगा। जनरल पब्लिक का मतलब सबके साथ ही शेयर हो गए। स्पीड,
बैंक लोन क्विकली, हफ्ते 10 दिन में, वाकफी हो तो 2-3 दिन में, बल्कि वो टीवी में ऐड आती होती है 1 घंटे के अंदर भी लोन मिल जा आती होती है ना ऐड, वो जूली लेके जाता है जब, नहीं ऐड देखिए, 1 घंटे में भी लोन मिल जाता है। और ये क्योंकि इसमें रेगुलेटरी अथॉरिटी से इजाजत लेनी पड़ती है, स्लो होता है। कॉस्ट बैंक लोन की कम है और लोन स्टॉक की हाई इश्यूएंस कॉस्ट। क्यों? ये हमने थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था ना, क्योंकि प्रोस्पेक्टस इश्यू करना है, कमीशन से अप्रूवल लेनी है, वकील इंगेज करने पड़ते हैं, वो अपनी फीस लादा रहते हैं वगैरह वगैरह। रिस्ट्रिक्शंस बैंक लोन के, अच्छा ये तो ऊपर बैंक लोन को पॉइंट फेवर कर रहे थे, अब ये वो पॉइंट आ गया है जो कि बॉन्ड को फेवर कर रहा है। क्या? बैंक से लोन लेंगे ना, बैंक पैसे देके आपके ऊपर नजर रखता है। प्रैक्टिकली आप जब जाएंगे, अगर 5 साल का भी लोन लिया हो ना, बैंक कहता है आपने हर महीने हमें अपने एसेट्स और लायबिलिटीज की इंफॉर्मेशन शेयर करनी है हमारे साथ। और कुछ लोन के केसेस में तो बैंक अपना बंदा जो होता है ना, वो कंपनी के पास गोदामों में भेजता है चेक करने के लिए कि जो हमें रिपोर्ट दे रहे हैं एसेट्स हैं वो मौजूद है कि नहीं। और अगर लोन की अमाउंट इससे भी ज्यादा हो तो बैंक बात पता है क्या कहता है? कहता है मेरा बंदा आप अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी बिठाएं, हमारे बंदे को डायरेक्टर भी बिठाएं। तो रेगुलेशन, रिस्ट्रिक्शंस, मॉनिटरिंग बैंक लोन की ज्यादा होती है, लेकिन बॉन्ड्स की नहीं होती। जनरल पब्लिक आगे थोड़ी कहेगी कि जी मैंने आपका 150 रुपए का बॉन्ड खरीदा है, अब आप मुझे जरा चेक करवाएं अपने अकाउंट्स और एसेट्स की डिटेल। वो कहेंगे भाग जाओ भाई। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, बैंक लोन को हर महीने या क्वार्टरली जो भी अरेंजमेंट है सबमिशन करवाई जाती है। जनरल पब्लिक को किसी किस्म की कोई फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सबमिट, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का मतलब पता ना क्या है? एसेट्स और लायबिलिटीज की डिटेल, ठीक है? क्योंकि बैंक को यह भी डर होता है ना, एक प्रॉपर्टी मेरे पास गिरवी रखवा के लोन ले लिया, कहीं किसी दूसरे बैंक के पास भी गिरवी रखवा के लोन ना ले लिया हो। तो बैंक ये इस तरह की इंफॉर्मेशन, एसेट्स और लायबिलिटीज की डिटेल पीरियोडिकली मंगवाता है जब लोन देता है, लेकिन बॉन्ड के केस में ये नहीं। अच्छा आप मुझे बताएं, आप एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों के आपके सामने है, कितने प्रेफर करते हैं कि बैंक लोन की तरफ जाना है? किनको लगता है बैंक लोन बेहतर ऑप्शन है, और किनको लगता है लोन स्टॉक बेहतर ऑप्शन है? लोन स्टॉक वाले ज्यादा है। अच्छा, और किनको लगता है दोनों ही सही नहीं है, इक्विटी फाइनेंसिंग की तरफ जाना चाहिए? और किनको लगता है कि नहीं इक्विटी नहीं, हम ही ओनर रहेंगे, डेट भी चाहिए, ओनर भी हम रहेंगे, इंटरेस्ट भी नहीं होना चाहिए, इसलिए इस्लामिक फाइनेंसिंग की तरफ जाना चाहिए? हाँ बेहतरीन, शाबाश, चलते हैं उसकी तरफ, चलते हैं, अभी चलते हैं थोड़ी देर में। फाइनेंस लीज ऑपरेटिंग, ये तो काउंटिंग में रगड़ा होगा आपने फुल है? लेकिन क्योंकि है तो पढ़ाना तो है। लीज टर्म, फाइनेंस लीज की टर्म क्या होगी? मेजर पार्ट, वो कितना होता था? वो 75%, ठीक। और ऑपरेटिंग लीज शॉर्ट टर्म के लिए, थोड़े अर्से के लिए। रिस्क एंड रिवार्ड्स ऑफ ओनरशिप, ऑपरेटिंग में लेसर के रहते हैं ना, लेसर का मतलब जो लीज पे एसेट दे रहा है। इंश्योरेंस एंड मेंटेनेंस किसकी है? जिसके रिस्क एंड रिवार्ड है, वही है। ये दोनों पॉइंट असल में सेम है, पहले मैं सेम कर रहा, फिर मैं कहा नहीं लगा रहा, ठीक है। ऑप्शन टू बाय एसेट एट एंड फाइनेंस में होती है, और इसको क्या कहते हैं ऑप्शन को? बार्गेन परचेज ऑप्शन, बार्गेन परचेज, क्योंकि वो एसेट को इस्तेमाल कर करके वो हाल किया होता है लेसन के कोई और खरीदने को तैयार नहीं होता, उसे पता है कि लेसन ने एसेट बेचना है तो मुझे ही बेचना, तो वो थोड़ा बार्गेनिंग करता है, कहता नहीं अब मुझे आप कम प्राइस पे बेचे। फाइनेंस और ऑपरेटिंग लीज में फर्क क्लियर है? ट्रेड क्रेडिट, ट्रेड क्रेडिट क्या होता है? उधार पे सबसे आसान नुस्खा क्या? नहीं है, मैंने इन भाईजान से उधार मोबाइल पकड़ा, पैसे नहीं थे, मोबाइल लेना था, मैंने आईफोन का नया वर्जन आया, मैंने कहा मोबाइल तो जरूर, तो क्या करूं? बैंक से लोन उठाऊंगा और इनको, और फिर मैं बैंक को लोन देता रहूंगा,
रीपेमेंट करता रहूंगा। एक तरीका ये है, एक तरीका और भी है, इनसे लो, इनसे चीज लूं और इन्हीं के साथ उधार कर लो कि भाईजान आपको पेमेंट करूंगा मैं 500 साल बाद है? कहेंगे नहीं तो मैं चले, मैं कह 3-4 साल, 1 साल, 6, जो भी टर्म है। ये है ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट का मतलब होता है बजाय ये कि आप किसी से उधार पैसे लें, आप जिस बंदे से चीजें या सर्विस ले रहे हैं उसी के साथ उधार कर लें। है तो ये इस सूरत में जरा कंसेप्चुअली सोचें, ये भी एक तरह से हमें फाइनेंस प्रोवाइड कर रहा है। जब ये हमें टाइम दे रहा है ना कि चलो अभी नहीं, 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन के बाद पेमेंट देख कर देना, तो असल में ये भी फाइनेंसिंग सर्विस ही है। ये है ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट समझ आया? ट्रेड क्रेडिट को फाइनेंस, ट्रेड क्रेडिट की ऑप्शन बाकी सारी ऑप्शन से डिफरेंट है। बाकी सारी ऑप्शंस में हम दूसरे लोगों से पैसे ले रहे थे, ट्रेड क्रेडिट में पैसे नहीं ले रहे, गुड या सर्विसेज ले रहे हैं और उधार कर रहे हैं। ये याद रखेंगे, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में अहम चीज आएगी कि ये वर्किंग कैपिटल का हिस्सा होती है लायबिलिटीज। बहरहाल ट्रेड क्रेडिट कंसेप्ट समझ आ गया। फायदे क्या है? मटेरियल कैन बी परचेज, आपने रॉ मटेरियल बाय करना है विदाउट पेमेंट फॉर 30 to 90 डेज। 30 to 90 डेज होता है नॉर्मल क्रेडिट पीरियड। काउंटिंग में पढ़ते होंगे आप, 30 दिन के क्रेडिट में माल उठाया 60 पे या 90 पे, तो मटेरियल कैन बी परचेज विदाउट। फायदा है कि नहीं? नो इंटरेस्ट पेमेंट, इसमें आपको इंटरेस्ट पेमेंट की जरूरत ही नहीं। हाँ, लेकिन अगर डिफॉल्ट करते हैं ड्यू डेट पे, फिर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, इस ध्यान में रखिएगा। नॉर्मली ट्रेड क्रेडिट पे इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं है। बेनिफिशियल इन द पीरियड ऑफ हाई इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब क्या है? चीजों की प्राइसेस पे होती। असल में जब इन्फ्लेशन होती है ना तो वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज होती है। वैल्यू ऑफ मनी, आपको एक रूल बताता हूं। हाई इन्फ्लेशन में रिसीवेबल विल रिसीव लेस, पेएबल विल पे लेस। नहीं बात समझ आई? नहीं बात। अभी मैंने 1 लाख रुपए इनसे लिया, साल बाद कहा वादा किया पे करूंगा, साल बाद इन्फ्लेशन डबल हो गई, इसका मतलब करेंसी की वैल्यू कम हो गई। साल बाद मैंने इनको चीजों की कीमत डबल हो गई, मैंने इनको 1 लाख ही वापस किया। मुझे बताइए ये ट्रांजैक्शन बराबर की है क्या? इसमें फायदा किसको हुआ? जिसने पे करना था। क्यों? असल में सोचें, पेएबल इज पेइंग लेस। मैं असल में 1 लाख नहीं पे कर रहा, रियल टर्म्स में 50,000 पे कर रहा, और रिसीवेबल विल रिसीव लेस क्योंकि वो 1 लाख नहीं रिसीव कर रहा। तो जब इन्फ्लेशन होगी, पेएबल विल पे लेस, रिसीवेबल विल, तो देखें कंपनी पे करना है ना, तो इसका एडवांटेज होगा कि इन हाई इन्फ्लेशन में किसी से उधार लेना बेनिफिशियल होता है, क्योंकि इन्फ्लेशन के बाद दिखने में आपने उतने ही 1 लाख ही पे कर रहे होंगे, लेकिन असल में उनकी वैल्यू कम होगी। डिसएडवांटेज क्या है? क्रेडिट रेटिंग गोज डाउन इफ डिफॉल्टेड। अगर डिफॉल्ट किया मार्केट में रेपुटेशन कम हो जाएगी। एडिशनल क्रेडिट इज डिफिकल्ट टू ऑब्टेन। जितना ज्यादा उधार लेते जाएं, मजीद उधार लेने की पावर, ये वही बोरिंग पावर वाला पॉइंट है। इफ डिफॉल्टेड, इंटरेस्ट एज वेल एज पेनल्टी में भी पेड। अगर डिफॉल्ट किया, इंटरेस्ट तो पे करना ही पड़ेगा, पेनल्टी भी पे करना पड़ेगी। डिफॉल्ट करने की पेनल्टी होती है, ठीक है। लेकिन इस्लामिक फाइनेंसिंग में ना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ना ही पेनल्टी पे करना पड़ेगी। तो है कि नहीं इस्लामिक फाइनेंसिंग अच्छी ऑप्शन? आगे चलते हैं हम। बस ये एडवांटेज डिसएडवांटेज हो गए सारे। अब क्या करना है? इस्लामिक फाइनेंसिंग बहुत आसान, बहुत आसान। और आप में से मेरा ख्याल है आपने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी होगी। जिस से इकोनॉमिक्स पढ़ी उनको तो ये लगेगा सर ये सारा हमने पढ़ा हुआ था। ये इकोनॉमिक्स का ही एक चैप्टर, उसमें से कुछ कंसेप्ट उठाए हैं उसने। लेकिन बहरहाल ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जो नहीं पढ़ी, और बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने पढ़ी है लेकिन भूल गए। पढ़ते हैं फिर इस्लामिक फाइनेंसिंग। इस्लामिक फाइनेंसिंग की सबसे अहम बात, 2 फीचर सबसे अहम।
इस्लामिक फाइनेंसिंग में ना रिबा होगा, रिबा मींस इंटरेस्ट, ना स्पेकुलेशन होगा, गैम्बलिंग जुआ, ना जुआ और ना जुए से मिलती जुलती ट्रांजैक्शंस, जुए से मिलती जुलती ट्रांजैक्शंस। अगर बारिश हुई तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा, बारिश नहीं तुम मुझे पैसे देना, क्या है? जुआ, इजाजत नहीं इसकी। अच्छा, अगर मेरी फसल हुई, अब गौर से सुनिएगा, अगर मेरी फसल हुई तो मैं आपको ये फसल अपनी इस रेट पे बेचूंगा, क्या ये जुआ जैसा है क्या? नहीं, जुए जैसा। इस्लामिक रूल्स को सामने, अच्छा इस्लाम का एक रूल बताऊं आपको, सिंपल रूल है, अब 2-3 पॉइंट्स में आपको समझ, ये बैकएंड पे काम करता है। जो चीज आपकी नहीं है वो आप बेच नहीं सकते। रूल में समझ आता है रूल? क्या जो चीज आपकी नहीं है वो आप बेच नहीं सकते। मैंने कहा अगले साल जो मेरी फसल होगी आपको बेच दूंगा, क्या मेरे पास फसल है? बेच नहीं सकता मैं। बल्कि इसको दूसरा पॉइंट भी साथ मिला लेता हूं, जो चीज आपकी नहीं है या आपके पास नहीं है वो आप बेच नहीं सकते। नहीं समझ आई? गाड़ी मेरी है, चोरी हो गई है, मैं इनको बेच सकता हूं कि जब गाड़ी मिलेगी तब आपको इतने की बेच दूंगा, क्यों? मेरे पास है ही नहीं, है तो सही, पोजेशन में, सॉरी ओनरशिप है, पोजेशन नहीं है। तो ये मेन रूल समझ जहन में रखिएगा, जो चीज हमारी नहीं है या हमारे पास नहीं है वो हम बेच नहीं सकते, ठीक है? उसको तो वो स्पेकुलेशन, क्योंकि मैं अंदाजे से बेच रहा, हो सकता है फ्यूचर में फसल होगी तो मैं आपको बेचूंगा, हो सकता है तबाही फिर जाए, हो सकता है इरादा बदल जाए, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए स्पेकुलेशन, जो ट्रांजैक्शन करनी है कंफर्म सर्टन बेसिस पे करनी है। स्पेकुलेशन चांसेस की बेस पे नहीं करने, इफ की बेस पे नहीं करने। लॉ में शायद आपने जिनमें बिजनेस लॉ पढ़ा उसमें पढ़ा होगा, एक होता था कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, वो कहते थे ठीक है। अच्छा, वेजरिंग के बारे में वो भी कहते थे वाइड है, लेकिन कंटिंजेंट के बारे में कहते थे कि ये ठीक है जब कंडीशन, ये कहता है इस्लामिक प्रिंसिपल कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट भी है, सर्टन बेसिस के ऊपर होगा। इस्लामिक फाइनेंसिंग पता चल गया, रिबा नहीं, स्पेकुलेशन नहीं, इसके बगैर काम करना है। ऑप्शंस क्या है? मुराबहा, मुराबा, अच्छा ये पिछली दफा भी स्पेलिंग गलत है, मुराहबा हो गया था, मुराहबा नहीं है, मुराबहा है, बी पहले है एच बाद में, मुराबहा। और क्या? इजारा, फिर क्या? मुदारबा, फिर क्या? मुशारका, मुशारका। अच्छा पहले इजी टू डिफिकल्ट, मुशारका, शराकतदारी, पार्टनरशिप, ए और बी दोनों ने मिलकर काम किया, ए भी पैसा डाल रहा है, बी भी पैसा डाल रहा है, ए भी मेहनत कर रहा है, बी भी मेहनत कर रहा है, यह है मुशारका। समझ आई बात? अब है मुदारबा। मुदारबा क्या है? ए और बी दोनों इकट्ठे हुए, ए ने कहा मेरे पास पैसा है, बी ने कहा मेरे पास स्किल है, कहा आओ दोनों मिलके बिजनेस करते हैं, मैं पैसा डालता हूं, तुम अपनी स्किल डालो बिजनेस में, और जो भी प्रॉफिट होगा आधा आधा बांटेंगे, जो भी प्रॉफिट होगा आधा आधा बांटेंगे। ये क्या है? मुदारबा। मुशारका नहीं, मुशारका में दोनों पार्टीज की दोनों चीजें होती हैं, मुदारबा में एक पार्टी की एक चीज, दूसरी पार्टी की दूसरी चीज, जिसके पैसे होते हैं उसे कहते हैं रब्बुल माल, माल का मालिक जो पैसे डालता है, और जो अपनी स्किल्स डालता है मुदारिब, मैनेजर्स। और जब प्रॉफिट होगा दोनों आधा, और अगर नुकसान हो गया तो जिसका कैपिटल वो गया, जिसका कैपिटल, उसने तो पैसा डाले नहीं, उसको चाहेगा क्या? उसे घर से लेके आए, हाँ प्रॉफिट। हाँ मुदारबा में एक चीज है, जब बंदा पैसे डाल रहा होता है ना, जो रब्बुल माल होता है, वो मुदारिब को कह देता है ओ भाईजान पैसे इसका ये मतलब जो मर्जी करो,
कल को पता चले तुमने जुआ खेल लिया तुमने, नहीं। अगर पैसे इन्वेस्ट करने वाला बंदा चाहे तो रिस्ट्रिक्ट कर सकता है दूसरे बंदे को, भाई तुमने सिर्फ इन्हीं एक्टिविटीज में बिजनेस करना है, मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूं ना, ये पैसे सिर्फ और सिर्फ तुमने इस सेक्टर में, जैसे एजुकेशन सेक्टर में इन्वेस्ट करने, इसके अलावा किसी और सेक्टर में नहीं करना। रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है कि नहीं? तो अगर मुदारबा में रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाए तो ये मुदारबा कौन सा हो जाएगा? रिस्ट्रिक्टेड। इसका मतलब है अब जो मुदारिब होगा उसने इस रिस्ट्रिक्टेड ऑब्जेक्टिव जो बता दिए गए इसके अंदर अंदर खेलना है, सारी एक्टिविटीज के अंदर। इसके बाहर जाएगा तो जो भी नुकसान हुआ उसका सारे का सारा जिम्मेदार मुदारिब होगा। रिस्ट्रिक्टेड समझ आ गया? और अनरिस्ट्रिक्टेड का मतलब क्या है? नो कंडीशन, जहां मर्जी जैसा। इजारा क्या है? लीज। लीज क्या था लीज में? अच्छा, इसमें ना ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल फाइनेंसिंग जब हम पढ़ रहे थे ना, उसमें भी लीज थी, उसमें फाइनेंस और ऑपरेटिंग दो लीज थी। इसमें आप देखेंगे वो कहता है सारी बातें ऑपरेटिंग लीज की करेगा। फाइनेंस लीज को वो ये कहते हैं ये असल में लीज नहीं है, ये सेल है। इस्लामिक फाइनेंसिंग के अंदर क्या कहता है? जो फाइनेंस लीज है वो असल में क्या ट्रांजैक्शन है? सेल। तो कहता है लीज की ट्रांजैक्शन और सेल की ट्रांजैक्शन अगर आपने ऑप्शन देनी भी है ना तो अलग से डिसाइड होगी। एक ही एग्रीमेंट के अंदर लीज और सेल दोनों नहीं होंगी। लीज की ट्रांजैक्शन और सेल की ट्रांजैक्शन अलग। इसका मतलब है इसेंशियली इस्लामिक फाइनेंसिंग में वो हमें लीज में दो ऑप्शंस नहीं दे रहा, दो टाइप्स नहीं, एक ही टाइप। कौन सी? ऑपरेटिंग। इसे कहता है इजारा। हाँ, लेकिन बाद में ये नहीं कि बेच नहीं सकते, बेच सकते हैं। इस्लामिक फाइनेंसिंग में भी एट द एंड ऑफ लीज टर्म एसेट को बेच सकते, लेकिन उसको बेचने के लिए उस वक्त अलग से कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ओनरशिप किसकी बताइए इजारा में? लेसर की। रिस्क एंड रिवार्ड किसके होंगे? इंश्योरेंस वगैरह किसके? हाँ, लेकिन जो रनिंग एक्सपेंसेस होंगे, जनरेटर लिया लीज में, खराब हो गया तो सर, लेकिन पेट्रोल वो तो हमें खुद दे। घर रेंट पे लेते हैं ना, जब मुझे ये बताइए घर रेंट उसकी जो मेंटेनेंस वगैरह जो है, उसका पेंट वगैरह करवाना है, उसकी कंस्ट्रक्शन करवानी है, ये किसकी जिम्मेदारी होती है वाला? मालिक मकान की, लेसर की। ठीक है, लेकिन बिजली का बिल जो अदा कर रहा है तो लेसर भी कर। सेल एग्रीमेंट शुड बी सेपरेट। सेल एग्रीमेंट, सेल वाली बात समझ आ गई ना? क्या इसको टर्मिनेट किया जा सकता है? अच्छा, कन्वेंशनल बैंकिंग में ना उन्होंने ऑप्शन रखी होती है, बैंक बड़ा चालाक होता है, उसने कि मैं जब चाहूं इसको टर्मिनेट कर सकता हूं, अपना एसेट वापस ले सकता हूं। इस्लामिक फाइनेंसिंग में कहते हैं कि टर्मिनेशन हो तो सकती है, लेकिन दोनों की रकम, एक ही नहीं, फिर टर्मिनेशन होगी। मुराबा, ये है लीज या रेंट कह ले, ये है सेल की ट्रांजैक्शन। ये बेसिक डिफरेंस में रखिएगा, इजारा है लीज या रेंट, और मुराबा, इसको मुदारबा नहीं बोलना, मुदारबा पार्टनरशिप है, मुराबा ट्रांजैक्शन है। मुराबा, मुदारबा पार्टनरशिप, ये ट्रांजैक्शन है। अच्छा, ये भी ट्रांजैक्शन है, ये भी ट्रांजैक्शन है। ये दोनों बिजनेस पार्टिसिपेशन है, सिंगल ट्रांजैक्शन नहीं, पूरे का पूरा बिजनेस। और ये दोनों सिंगल ट्रांजैक्शन है। ये ट्रांजैक्शन है रेंट की, लीज की, और ये है, इसे कॉस्ट प्लस क्यों कहते हैं भला? अब जरा देखिएगा, ट्रेडिशनल बैंकिंग में क्या होता है भला? भाईजान गाड़ी खरीदनी है आपने, ठीक है, गाड़ी ये ले लोन, गाड़ी खरीद ले,
बैंक उस ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व होता है। ये फाइनेंस प्रोवाइडिंग की ट्रांजैक्शन। नॉर्मली जब आप ट्रेडिशनल बैंकिंग में बैंक से लोन लेने के लिए जाए ना, बैंक आपको चीज सेल नहीं करता, बैंक आपको पैसे प्रोवाइड करता है। याद रखे, पैसे प्रोवाइड करेगा और उस पर इंटरेस्ट लेता है, वो हराम। लेकिन इसी को अब देखें हम शरई कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, शरिया कंप्लाइंट कैसे इस ट्रांजैक्शन को बना सकते हैं। ये भाईजान मेरे पास, मैं कहा पैसे नहीं दूंगा, लेकिन तेरे को जो चीज चाहिए वो चीज दे दूंगा, प्रॉफिट मैं अपनी मर्जी का रखूंगा। देखिए प्रॉफिट पे कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है, प्रॉफिट पे कोई लिमिटेशन नहीं है, अनलेस कि आप किसी की मजबूरी से नाजायज फायदा उठाएं। प्रॉफिट, ये भाईजान खुश, ठीक है सर, सूद भी नहीं है और प्रॉफिट आपका हक है। मैंने मार्केट से होंडा की गाड़ी उठाई 40 लाख की और इनको 55 लाख की बेच दी और एग्री कर लिया कि आप हर महीने इतनी किस्त देंगे। ये है मुराबा। इसमें देखिए इंटरेस्ट एलिमेंट निकल गया, प्रॉफिट का एलिमेंट है, इंटरेस्ट का एलिमेंट निकल, ये है मुराबा। लेकिन इसके कुछ फीचर्स हैं। क्या फीचर? आपने जिस चीज को बेचना है वो एग्जिस्टेंस में होनी चाहिए, वो अगले साल होने वाली फसल नहीं बेच सकते, इन एग्जिस्टेंस होनी चाहिए, हमारी ओनरशिप में होनी चाहिए। ये नहीं कि मैंने गाड़ी वालों के साथ एग्रीमेंट कर लिया कि वो मुझे 6 महीने बाद गाड़ी देंगे, 6 महीने बाद ले आते हो, 3-4 महीने बाद, और अभी इनके साथ बेचने का एग्रीमेंट कर लिया। अभी नहीं, जब गाड़ी मेरे हाथ में आएगी तब ट्रांजैक्शन होगी। जिस चीज को बेच रहे हैं सब्जेक्ट मैटर इन एग्जिस्टेंस होना चाहिए, ओनरशिप में होना चाहिए, पोजेशन में होना चाहिए, कंटीजेंसी नहीं, कंटीजेंसी नहीं। मेरी गाड़ी गुम हो गई, जब मिलेगी आपको बेच दूंगा, नहीं कर सकते। एक तो हमने कंटीजेंट कर दिया, दूसरा पोजेशन में भी नहीं है, कंटीजेंट नहीं कर सकते, ठीक है, कंडीशनल भी नहीं कर सकते। गाड़ी आपको बेचूंगा लेकिन शर्त यह है बदले में आप वो मकान भी मुझे किराए पे देंगे, कंडीशनल नहीं करना एग्रीमेंट को, कंटिंजेंट नहीं करना, प्राइस सर्टन होनी चाहिए, प्राइस सर्टन होनी चाहिए। अच्छा ये इन सब में ना मुझे सबसे अहम प्रैक्टिकली, एक हमारा क्लाइंट था ऑडिट करने के लिए गया, तो उसमें ना इस सिस्टम मुराबा का मुझे सारा मौका मिला अंडरस्टैंड करने का। सबसे ज्यादा जोर इसके ऊपर था प्रैक्टिकली। अगर मैंने ये कहता हूं भाईजान आपने हर महीने किस्त देनी है, अगर 1 लाख की किस्त होगी, अगर डिफॉल्ट किया ना तो 10,000 रुपए जुर्माना देना होगा आपको, ये पेनल्टी, ये सूद हो जाएगा, ये प्राइस सर्टन। प्राइस, वो कहते हैं प्राइस एक दफा आपने सेट कर दी ना सर, वो फिक्स रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। लेकिन जो बैंक था ना, जो फाइनेंस प्रोवाइडर, वो कहता था कि ये तो फिर मुझे पैसे देगा ही नहीं, जब इसको पता है अभी भी मैंने 1 लाख किस्त देनी है, डिफॉल्ट किया तो फिर एक दरमियान में से ना प्रैक्टिकली एक सूरत निकाली होती थी कि अगर आपने डिफॉल्ट किया ना, आप 10,000 रुपए एक्स्ट्रा निकालेंगे, मुझे नहीं देंगे, चंदा दे देंगे किसी ऑर्गेनाइजेशन को, गरीबों यतीमों बच्चों की कफालत के लिए, उनकी पढ़ाई वगैरह वगैरह, किसी अच्छे काम के लिए डोनेशन दे देंगे। इसमें इनके ऊपर भी डर रहता है कि मैंने डिफॉल्ट किया ना, मुझे एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन वो सूद की शक्ल भी इख्तियार नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो पैसे जो ट्रांजैक्शन कर रहा है बैंक, उसको नहीं जा रहे। तो प्राइस सर्टन होनी चाहिए, ये बात समझ आई? डिफॉल्ट में भी इंटरेस्ट या पेनल्टी इंपोज नहीं कर सकते। डन? चलिए ये, अच्छा मेरा ख्याल है आज के लिए ये इतना ही काफी है इस्लामिक फाइनेंसिंग में, क्योंकि हमने वो एडवांटेज डिसएडवांटेज पे डिस्कशन कर ली। ये सेक्शन 4 ही पढ़िएगा, 5 ना पढ़े, अभी 4 पढ़ लें, लेकिन ये तसल्ली से सारा कंप्लीट कर लीजिएगा। पेज अब देख लीजिएगा कितने, 205 और 206 होगा, 206 तक होगा ना, 206 तक। बाकी कल इंशाल्लाह इसको कंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।